हम लोगों का नया चैप्टर है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज जो था, चार्ज आवेश, वह स्थिर था, रेस्ट पोजीशन में था, रेस्ट पोजीशन। अब हम लोगों को चार्ज को ऐसे पढ़ना है कि चार्ज जो है मूव करेगा, मूविंग पोजीशन। तो स्टार्ट में हमने बताया था शुरू में कि चार्ज जब स्थिर रहता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब चार्ज समान वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जब यही चार्ज एक्सेलरेट यानी त्वरित गति से चलता है, त्वरित गति का मतलब या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहे या तो वेलोसिटी घटती रहे। जब त्वरित गति होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में, नेक्स्ट यूनिट है, इस चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। इसमें चार्ज जो रहेगा वो स्थिर नहीं रहेगा। कैपेसिटर में देखिए हम लोग चार्ज क्या था, जाके इकट्ठा हो जा रहा था, और कहीं पर भी प्लेटों पे चार्ज इकट्ठा हो रहा था, गोले के सरफेस पे चार्ज जाके रुक जा रहा था, वह जो है रेस्ट पोजीशन में था। अब चार्ज क्या होगा, कंडक्टर में चलेगा, उसका नाम है वैद्युत चालन। क्यों चलता है वो, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। पहले समझिए, अगर कोई कंडक्टर है, ऐसे हमारे पास कंडक्टर यानी कोई तार है, कंडक्टर का मतलब समझिए कोई तार है, तो इस तार के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर करंट फ्लो करती है। करंट, इसको बोलते हैं धारा। धारा हम पानी की धारा भी जानते हैं जो नदियों में बहती है। पानी की धारा क्यों बहती है? पानी हमेशा हायर लेवल से लो लेवल की ओर चलता है। लेवल, पानी का जो लेवल होता है ऊंचे स्थान से कहां जाता है, नीचे स्थान की ओर। और चलने के लिए क्या चाहिए? पानी तो होती ही है, पानी ही चलता है, लेकिन चलने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? लेवल में अंतर होना जरूरी है। तो वैसे ही पानी को आगे बढ़ने के लिए पानी का होना जरूरी है, वैसे ही पानी की धारा के लिए, वैसे ही यहां पर वैद्युत चालन के लिए, चलने के लिए आवेश का होना जरूरी है। और वह आवेश कैसे होते हैं? वे आवेश होते हैं, इसमें ठोस में अलग होते हैं, द्रव में अलग होते हैं, गैस में अलग होते हैं। तो उस चीज को हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए वैद्युत चालन होता क्या है, वैद्युत चालन तो आवेश के स्थानांतरण को, आवेश के स्थानांतरण को हम कहते हैं वैद्युत चालन। जब आवेश स्थानांतरित होता है, पानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो एक धारा बन जाती है, कहते हैं पानी की धारा है। ठीक वैसे ही आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो कहते हैं वैद्युत का चालन हो रहा है, वैद्युत चालन बोलते हैं। अब आवेश चलता कैसे है, क्यों चलेगा, वो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसके बारे में बता दे रहे हैं, फिर आगे आप जो है लिखते रहिएगा, दिखा देंगे। पहले समझिए इस चीज को। एक हमारे पास चालक है, और इस चालक के अंदर, ये चालक किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? एटम से। अणु, अणु किससे बना है? परमाणु से। अब परमाणु किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। एक एटम की बात यहां करते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे जो है अब अलग अलग कक्षाओं में क्या करता है? घूमता रहता है, ऐसे घूमता है। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है तो अपनी कक्षा को छोड़ देता है, ऑर्बिट को छोड़ देता है, और छोड़ करके ये निकल जाता है। निकल करके मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये निकल करके यहां आ गया,
तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इस एटम पर प्लस चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन। लिखाएंगे सब, पहले समझिए, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1 2 3 4 नहीं होते हैं, समझिए कि चालकों के अंदर कुछ अच्छे चालक होते हैं, यह इनके अंदर 10 टू पावर 28 से 10 टू पावर 29 बहुत बड़ी संख्या है। एक घन मीटर का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ऐसा एक क्यूब है, घन है। और इस घन किसका बना हुआ है, मेटल का, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है। तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या होती है 10 टू पावर 8 से लेकर के 10 टू पावर 29 तक। हमने कहा कि अगर ऊर्जा मिल जाए तो ये अपनी कक्षा को छोड़ करके निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस एटम पर क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, इसको बोलते हैं धनायन। ये धनायन अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके अंदर फ्री हो जाता है, बिल्कुल इधर उधर आ सकता है, जा सकता है वो। लेकिन ये अगर चाहे मूव करना तो एटम के अंदर मूव नहीं करता है, अपने जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट केवल कर सकता है, मोशन कर सकता है अगल बगल, लेकिन पूरे चालक में घूम नहीं सकता है। अब इसके अंदर 10 टू पावर 28 से 10 टू पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये वायर जो है रूम टेम्परेचर पे होता है, और रूम टेम्परेचर पर जब होता है तो टेम्परेचर है तो इसके पास थर्मल एनर्जी है, और ये ऊष्मीय ऊर्जा है। और जब ऊष्मीय ऊर्जा इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन पाता है तो अपनी कक्षा को छोड़ देता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसे इसमें एट रैंडम, माने इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे किस डायरेक्शन में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा, ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें गति करते रहते हैं, इनकी जो वेलोसिटी होती है लगभग 10 टू पावर 4 से 10 टू पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से करते हैं, इतने वेलोसिटी से मोशन करते हैं इसके अंदर। कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इतने वेग से 10 टू पावर 4 से 10 टू पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करते हैं, तो ये अपने अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल जाते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं। पहली बात तो ये है, बाहर प्रेशर अधिक होता है। हमारे शरीर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वैसे इसके ऊपर भी प्रेशर, और इसके चारों ओर एयर होता है, वो इंसुलेटर होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ही ये निकलना चाहते हैं, कौन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर से जो निकलेंगे, अब बहुत स्मॉल दूरी पर रहेंगे, लगभग 0 दूरी पर रहेंगे, निकल करके जाएंगे, तब तक इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। और कूलाम फोर्स जानते हैं, कूलाम बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r²। यह डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम, इसलिए फोर्स बहुत बड़ा हो जाता है। अब फोर्स जब ज्यादा हो जाता है तो ये प्लस इस माइनस को खींच के रखता है, यह मेटल से बाहर की ओर निकलने नहीं देता है। ऐसा नहीं कि कभी निकल ही नहीं सकता है, ये भी मत सोचिएगा। अगर ऐसा नहीं है कि कभी निकलना मुश्किल रहता है, यह असंभव नहीं है। जब इसको थर्मल एनर्जी देते हैं और हीट कर दें और इसको वैक्यूम में रख दें तो निकलता है। आगे एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो थर्मियंस के रूप में निकलते हैं, वहां पर आपको बताया जाएगा। यह निकलना इस समय सामान्य अवस्था में निकलना मुश्किल होता है, असंभव नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम इसको निकाल सकते हैं, तो खैर वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। इतना जानिए केवल कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर इस कंडक्टर से बाहर निकलना चाहे तो निकल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते हैं? क्योंकि ये जो ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा
त्यों ही इस पर प्लस चार्ज जाएगा। अब प्लस और माइनस को क्या करेगा, इसको खींच लेगा, इसके बीच की दूरी बहुत कम होगी, उसी समय ये फोर्स जनरेट होगा, कूलाम फोर्स, और क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींच लेगा। अब देखिए इसमें एक चीज और जान लीजिए, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं जिस वेग से, ये वेग है, इस वेग, ये जो उष्मी वेग बोलते हैं इसको, उष्मीय वेग, ये उष्मी वेग बोलते हैं, यू से लिखते हैं। इसकी वैल्यू लगभग 10⁴ से मान के चलिए 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बहुत हाई वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा इसको इस वेग को कहेंगे। लगभग मान के चलिए 10 × 10⁻3, इसका मतलब हुआ 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस से तय कर सकता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है। लेकिन इसका अब पहले जब चलता है तो इसमें तो कुछ लगा नहीं है बैटरी, फिर भी करंट फ्लो क्यों नहीं करती है? इसलिए नहीं करती है कि इसका उष्मी वेग किसी का ऊपर है, किसी का इधर है, ये इसको निरस्त कर देगा। कोई इस साइड में है, कोई इस साइड में है, इसको निरस्त कर देगा। तो इसलिए इसका कुल उष्मी वेग और औसत उष्मी वेग अगर निकाला जाता है हर एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसका उष्मी वेग क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को ऐसे रखा गया है, बिल्कुल उसके सिरे पर कोई पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है, ऐसे बिल्कुल फ्री रखा गया है, तो इसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उष्मीय वेग 0 होता है। तो वैद्युत चालन का परिभाषा हम क्या लिखेंगे, इसको आप अब नोट करें। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहलाता है। इन गतिमान कण, इन गतिमान कण को आवेश वाहक, चार्ज कैरियर, इन गतिमान कण को आवेशवाहक, चार्ज कैरियर कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए आप इसमें वैद्युत चालन, जब आवेश चलता है तो एक वर्ड आता है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? देखिए, वैद्युत आवेश की, वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को, गति की
अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। ये जो परिभाषा है, इस सामान्य परिभाषा समझिए, तो थ्योरेटिकल है। वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को, कैसी गति की अवस्था, ऐसे अगर कोई चालक है और हमने बताया इस चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडम, एट रैंडम, बिल्कुल कोई इसकी डायरेक्शन नहीं, अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं। और जब इसके सिरे पर एक पोटेंशियल लगा दिया जाता है, ऐसे पोटेंशियल मैंने विभव एक बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे, तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए ए पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये जो है माइनस प्लेट की ओर ऐसे चलते हैं, इस साइड में चलते हैं ऐसे। तो अगर हमें निकालना हो करंट इसमें फ्लो का, इसके चलने के कारण वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। ये जब गति कर देगा, चलने लगेगा, तो धारा बहेगी। तो पता करना हो कि कितनी धारा बहेगी, अगर हमें धारा की वैल्यू निकालनी हो, उसकी मान निकालना हो, तो उसका परिभाषा देखिए क्या होता है, उसको समझिए ऐसे। ये चलने का मतलब इसका ये हुआ कि यह एक ऐसे इसका एरिया अगर यहां पर हो, इसको अनुप्रस्थ काट ऐसे काट दिया जाए, तो इस एरिया से किसी समय में एकांत समय में जितना आवेश निकलता है, उस आवेश प्रवाह की दर को ही कहते हैं वैद्युत धारा कहते हैं। तो लिख सकते हैं परिभाषा इसकी, किसी चालक में किसी चालक की गति, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसे लिखेंगे, देखिए लिख लीजिए। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से स्मॉल टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हों, तो चालक में प्रवाहित
होने वाली वैद्युत धारा I बराबर Q बाई टी। इतनी होगी, I बराबर Q बाई टी। अगर चालक कोई है ऐसे और इसको किसी पोटेंशियल से जोड़ दें तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेगा, मान लीजिए किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से टी सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन यहां पर ध्यान देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कहेंगे 1 एम्पियर। अगर एक सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो कहेंगे 2 एम्पियर धारा है। अगर 3 सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या कहेंगे, 3 एम्पियर धारा है। तो I बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, I बराबर Q बाई टी। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को लिखते हैं कैपिटल ए से। वैज्ञानिक के नाम पे, जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे होते हैं उसके नाम के पहले अक्षर को कैपिटल से लिखते हैं, या तो पूरा स्मॉल ही नहीं लिखेंगे, कैपिटल ए। और एम्पियर है तो पूरा लिखिए एम्पियर, पूरा लिखिए एम्पियर, या शॉर्टकट में लिखना हो तो लिखिए कैपिटल ए। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन तो जरूर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, दिशा होती है, लेकिन ये वेक्टर के एडिशन के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। अगर आ जाए 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, तो देखिए भी फार्मूला बताया गया है, I बराबर Q बाई टी। तो यहां से लिख सकते हैं, अगर Q बराबर हो 1 कूलॉम और T बराबर हो 1 सेकेंड, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, देखिए, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। इसे कैपिटल स्मॉल जे से व्यक्त करते हैं। ऐसे देखिए, अगर कोई चालक है, ऐसे चालक है, इसमें हमने एक एरिया लिया, इसका एरिया है ए, ऐसे तो हमने लिखा है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर, कोई पॉइंट लिया हमने, यहां पर बिंदु है, कोई पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे काट दिया, उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत,
इसके अभिलंबवत, इस क्षेत्रफल का लंबवत ऐसे बहने वाली जो धारा होगी, धारा आई, वो कहलाती है, इस पॉइंट का कहलाएगी क्या, धारा घनत्व। इसे लिखेंगे कैपिटल जे से। अगर इसको मैथमेटिकली रूप में लिखना हो, फार्मूला के रूप में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई, उसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो उस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व G बराबर I बाई ए, G बराबर I बाई ए, ये फार्मूला होता है धारा घनत्व स्मॉल G बराबर I बाई ए। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई है, उसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित है, तो उस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व J बराबर I बाई ए। अगर मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल ऐसे ना हो करके, क्षेत्रफल की धारा जो है क्षेत्रफल के अभिलंबवत होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमने दिखाया ऐसे, एरिया ऐसे था, इसके अभिलंबवत ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे अभिलंबवत करंट ऐसे फ्लो कर रही है, आई ये एरिया ये है। अगर इस एरिया को ऐसे कर दिया जाए, ऐसे इस तरह से ऐसे झुका दिया जाए, तो धारा घनत्व G बराबर क्या होगा। तो अब जानते हैं, यहां पर एरिया अभिलंबवत इधर है, अगर ऐसे है तो ये अभिलंबवत, इसका डायरेक्शन एरिया का ऐसे होगा। अगर झुका दिया गया ऐसे, तो इसके एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। ए का डायरेक्शन है और ये आई का डायरेक्शन है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये थीटा। अगर यहां से और बड़ा कर दे रहे हैं इसको, ये है, अगर इस ए को हमें आई के दिशा में ले जाना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो आधार में कास आता है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ए कास थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में साइन आता है, और बेस में क्या आता है, आधार में क्या आता है, कास आता है। तो लिख सकते हैं ए को आई के डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में ए कास थीटा। तब हो जाएगा यहां पर धारा घनत्व तो J बराबर आई बाई ए कास थीटा, या आई बराबर लिख सकते हैं J ए कास थीटा, या आई बराबर हो जाएगा वेक्टर J डॉट वेक्टर ए कहलाएगा। आई बराबर वेक्टर J डॉट वेक्टर ए। यदि मान लीजिए जो चालक है, इस चालक में जो करंट फ्लो कर रही है, एक करंट चालक के अभिलंबवत न होकर के क्षेत्रफल से, धारा से क्षेत्रफल ही थीटा कोण पर ऐसे तिरछा हो गया ऐसे, तो इतने यहां पर अगर निकालना हो धारा घनत्व, तो यहां पर धारा घनत्व, इसका धारा घनत्व तो आई बाई ए हो जाएगा, लेकिन इसका धारा घनत्व तो क्या होगा, J बराबर आई बाई ए कास थीटा, या आई बराबर J ए कास थीटा, या आई बराबर J डॉट ए। तो अब आता है प्रश्न, ये उठता है
कि धारा घनत्व में और धारा में अंतर क्या हुआ। धारा घनत्व कौन सी राशि है, देख लीजिए। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसका मात्रक आई बाई ए, धारा का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिए, धारा घनत्व में और धारा में अंतर क्या हुआ, इसको नोट में लिख लीजिए। नोट में आप लिख लीजिए, नोट में लिखिए, धारा संपूर्ण चालक का गुण है, नंबर 1। नंबर 2, धारा घनत्व चालक के अंदर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक, अभिलाक्षणिक गुण है। किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ऐसे समझिए। ऐसे वायर है और ये वायर आकर के यहां पर ऐसे पतला हो गया, ऐसे मुड़ भी गया, मान लीजिए ऐसे मुड़ गया, ऐसे हो गया। तो यहां पर जितनी करंट फ्लो करेगी आई, उतनी ही करंट आई यहां से भी फ्लो करेगी, उतनी ही करंट आई यहां से भी फ्लो करेगी, और उतनी ही करंट आई यहां से भी फ्लो करेगी। यानी इस पूरे चालक में धारा, वैद्युत धारा, धारा का मतलब वैद्युत धारा संपूर्ण चालक का गुण है। संपूर्ण चालक में धारा क्या रहेगी, समान रहेगी। धारा घनत्व चालक के अंदर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण है। यहां पर एरिया अधिक है तो यहां पर धारा घनत्व जे का मान कुछ अलग होगा, J1 होगा। यहां पर एरिया कम हो गई, यहां पर धारा घनत्व का मान कुछ अलग होगा। यहां पर एरिया ऐसे थीटा कोण पर घुमा हुआ है, यहां पर जे का मान कुछ अलग होगा। यहां एरिया कुछ और है, यहां पर धारा घनत्व का मान कुछ अलग होगा। हर पॉइंट पर, चालक के हर पॉइंट पर, अगर चालक एक समान रूप से नहीं है, एक समान एरिया में नहीं बना हुआ है, तो समझिए कि अगर पतला है, मोटा है, तो हर पॉइंट पर जो है उसका धारा घनत्व तो अलग अलग होगा। लेकिन संपूर्ण चालक में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। अगर तार बेंड भी हो जाता है, ऐसे बेंड हो गया, तो धारा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बेंड जहां होगा वहां पर धारा घनत्व के मान में प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, धारा और धारा घनत्व।